प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बीके सुपरफास्ट क्लास पर। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 10वीं वर्ग के काव्य खंड गोधूली भाग 2 के जीवानंदन दास के बारे में पढ़ेंगे। इसके जीवन परिचय से लेकर और इन्होंने इस कहानी पाठ के माध्यम से हमें क्या संदेश देते हैं कि लौट कर आऊँगा फिर, मतलब यह कहीं जाते हैं, मतलब अपने जगह को छोड़कर, जिस जगह पर मातृभूमि को छोड़कर, और वहाँ पर फिर ये लौटने की आकांक्षा कहते कि इस ज़िंदगी में तो हमने वो कर्म किया, लेकिन उसमें कुछ अधूरी कहानी रह गई है, जो जब मैं मर कर फिर जब जन्म लूँगा तब पुनः हम इसी देश में लौटने की बातें कर रहा हूँ। चलिए समझते हैं। कवि का कहना है, जीवानंदन दास जी कहते हैं कि बांग्ला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक है। ये कवि थे नहीं। जीवानंदन दास का जन्म जो है, यहाँ पर ये सिर्फ लिखा है, इसका हम पूरा लिख देते हैं। जो है इनका जन्म 17 फरवरी 1899 का इनका जो है जन्म हुआ था। नहीं, रविंद्रनाथ के बाद बांग्ला साहित्य में आधुनिक काव्य आंदोलन को जिन लोगों ने योग्य नेतृत्व प्रदान किया था, उनमें सबसे अधिक प्रभावशाली एवं मौलिक कवि जीवानंदन दास ही हैं। कहते जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, उन्हें साहित्य अति जनगणना के क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान निभाए थे, और इन्होंने अपने जो है कवियों हिंदियों के बारे में कहे हैं कि इन कवियों के समान सबसे बड़ी चुनौती के रूप में था रविंद्रनाथ का स्वच्छंदवादी एवं स्वच्छंदवाद से अलग अलग हटकर कविता की नई यथार्थवादी भूमि तलाश करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। कहने का मतलब इस बात का हुआ कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है वह भी किसी क्षेत्र में अपने नाम को विख्यात कर दिए। जैसे हमारे राष्ट्रगान के लेखक के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आता है, उसी तरह इन्होंने जीवानंदन दास ने हमारे देश के बारे में लिखते हैं और क्या कहते हैं, लौटने की आकांक्षा करते हैं। यदि किसी कार्य में अग्रणी भूमिका जीवानंदन दास की रही, उन्होंने बांग्ला के जीवन के रच बस कर उनकी जड़ें को पहचानना और उनमें अपनी कविता में स्वर दिया। कुछ एक वाक्य होता है, जैसे कोई हम गाना गाते हैं तो एक गाना ऐसा होता है, उसको सुर ताल से गाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। गुनगुना तो सब कोई जा सकता है, बस अच्छे गाना जो गाते हैं नाम तो उन्हीं के चर्चित होते हैं ना। वही बात कहते हैं कि सुर क्या बोलते हैं, एक स्वर में किसी चीज़ को गाइए अच्छा लगता है। उन्होंने भाषा भाव एवं दृष्टिकोण में नई शैली, सोच एवं जीवन दृष्टि को प्रतिष्ठित किया। प्रतिष्ठित मतलब मान सम्मान पाया इन्होंने, और कह दिए कि जिंदगी में अगर कुछ करना है तो कुछ चीज़ों को आपको खोना होगा। क्या बोले इन्होंने कि जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो कुछ चीज़ों को तुम्हें खोना होगा। अगर कुछ चीज़ जब तक खोओगे नहीं, जब तक इस जग में तेरा प्रतिष्ठा कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा। गलत कहते क्या, सिर्फ 55 साल की उम्र में, इनका उम्र कितना हो गया था, 55 साल की उम्र में जीवानंदन दास का निधन एवं एक मार्मिक दुर्घटना में, जैसे कोई गाड़ी उड़ी चल रही थी उसके ठोकर की वजह से इनका मौत हो जाता है। 1954 में सब तब उनके सिर्फ 6 काव्य संकलित प्रकाशित हो गए थे। उस समय तक मात्र इनका कितने काव्य का प्रकाशन हुआ था, 6 गो। कौन कौन था, झारा पालक, धूसर, पांडुलिपि, वनलता, सेन एवं महापृथ्वी, सात तटी एवं सात तटी, तरार एवं तिमिर। और जीवानंदन दास श्रेष्ठ कविता लिखा करते थे। मतलब वो कवियों के क्षेत्र में कहानी लिखने के मामला में वे अग्रणी अपना भूमिका निभाए थे। उनके अन्य काव्य संकलन रूसी बंगला बेला, अबेला, काल बेला, मन विहंगम और आलोक पृथ्वी निधन के बाद प्रकाशित हुए थे, है कि नहीं। उनके निधन के बाद, निधन मतलब उनका मृत्यु के बाद जो है लगभग 100 कहानियाँ और 13 उपन्यास भी प्रकाशित किए गए। मतलब इन्होंने लिख दिए थे बट वो प्रकाशित नहीं हुआ था। जब ये मर गए तो लोगों का कहना था कि आखिर जिस क्षेत्र में योगदान निभाए थे, जिस क्षेत्र के लिए कार्यक्रम को कर रहे थे, क्या इसमें तो इनका योगदान होना चाहिए। तो उसके मरने के बाद जो है कितना हुआ था, 100 कहानियाँ जो है उपन्यास में प्रकाशित हुई। आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में कि मरने के बाद जीवानंदन दास की कितनी कहानी प्रस्तुत की गई, तो 100 गो कहानी था। कै गो भाई, 100। वनलता सेन कथा ग्रंथि एवं वनलता सेन शीर्षक कविता के प्रसिद्ध एवं आलोचक के द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। यह एक प्रेम कहानी भी जो है लिखे थे। वस्तुतः यह कविता बहुत आगमय भाव व्यंजन का उत्कृष्ट उदाहरण है कि निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा वनलता सेन को 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था।
और इन्हें पुरस्कार से भी जो है सम्मानित किया गया था। ये कहते समकालीन हिंदी कवि प्रयाग, समकालीन मतलब जो आजकल के दौर है, प्रयाग शुक्ल द्वारा भास भाषांतरित जीवानंदन दास की कविता प्रस्तुत है। यह कवि की अत्यंत लोकप्रिय है, बहुप्रचारित कविता है। कविता में कवि अपनी मातृभूमि तथा परिवेश से उत्कृष्ट प्रेम अभिव्यक्त होते हैं। और कहते हैं मातृभूमि जहाँ पर इनका जन्म हुआ था उसे मातृभूमि कहते हैं कवि। और बंगला अपने नौसर्गी एवं सम्मोहन के साथ चुनिंदा चित्रों के सांकेतिक रूप से कवि में विन्यासित होता है। इस नश्वर जीवन के बाद भी जिंदगी क्या है, एक नश्वर है, लेकिन कवि कहते हैं कि एक छोटी सी जिंदगी में आप अपना ऐसा परिचय पहचान बना लीजिए कि उन लोगों को भी कहना पड़ जाए कि अरे मनुष्य वो भी है, मनुष्य हम भी है। लेकिन हमारा सोचने का तरीका और उसका सोचने का तरीका बड़ा ही अजब है। बंगाल अपने नौसर्गी सम्मोहन में सातवें चुनिंदा चित्रों के में सांकेतिक रूपों से कविता में उपन्यास करते। इस नश्वर जीवन के बाद जिंदगी क्या है, नश्वर है नहीं, कि इसी बंगला में एक बार फिर आने की लालसा मातृभूमि के प्रति कवि के प्रेम की एक मोहक भंगिमा के रूप में सामने आती है। और कवि कहते हैं कि जिस देश में मेरा जन्म हुआ था फिर मैं चाहता हूँ कि इसी देश में हम क्या करें, लौट जाए, है कि नहीं। यह बांग्लादेश में जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? 12 साल में, जो बांग्लादेश में पड़ता है। अब इस कहानी के माध्यम से हम समझते हैं कि कवि क्या हमें संदेश दे रहे हैं। कहते हैं खेत में जहाँ धान के बहती नदी के किनारे फिर आऊँगा लौट कर, एक दिन बंगला में नहीं शायद होऊंगा मनुष्य, तब होऊंगा अबाबिल या फिर कौवा उस भोर का फूटेगा नई धान की फसलें पर जोर। क्या कवि हमें संदेश दे रहे हैं? इन कहानियों को कहते हैं, कविता का कहना है कि धान के खेत वाले बंगाल में बहती नदी के किनारे मैं एक दिन लौट कर आऊँगा। हो सकता है मनुष्य बनकर न लौटूँ, आबीबल होकर लौटूँ। आबीबल का मतलब होता है, ये आबीबल जो लिखा गया है, आबीबल का मतलब होता है कि वैसा पक्षी जो किसी घर में कोई व्यक्ति रहा करते थे और वो घर छोड़कर कोई व्यक्ति चला गया है और उस घर में मैं एक पक्षी के तरह अकेले रहा करता हूँ, उसी आबीबल के नाम से जाना जाता है। या फिर कौवा उस भोर का फूटेगा नई धान की फसल, जो कुहारे के पालने से कटहल की छाया तक भरता पोंग आऊँगा एक दिन कहते हैं। या फिर कौवा होकर भोर की फूटती किरण के साथ धान के खेत पर छाए कुहासे के टहलते कटहल पेड़ की छाया में जरूर आऊँगा। हो सकता है घर पे तो ना आऊँ, लेकिन कटहल के छाया के रूप में मैं जरूर आऊँगा। नहीं कहते बनकर शायद हंस में किसी किशोर का घुंघराला लाल पैरों में तैरता रहूँगा बस दिन दिन भर पानी में, गंध जहाँ होगी ही भरी घास की। और क्या कवि कहते हैं? कवि कहते हैं मैं किसी किशोर का हंस बनकर घुंघरूली जैसे लाल लाल पैरों में दिन दिन भर हरी घास की गंध वाली पानी में तैरता रहूँगा। और कहते हैं अब मैं नदी मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊँगा, जिससे नदी धोती ही रहती है पानी से इसी हरे सजल किनारे पर। और कवि क्या कहते हैं? इसी सजल बंगाल की मचलती नदियों, बंगाल के हरे भरे मैदान जिसे नदियाँ धोती है बुलाएंगे और मैं आऊँगा उसी सजल नदियों के तट पर। तट बोले तो उसके किनारा के बारे कहते हैं। शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को, शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ और उसकी बोली, घासीली जमीन पर फेंकोगे मुट्ठी भर भर चावल, शायद कोई बच्चा उबले हुए। कितना मस्त लाइन लिखे हैं कवि, कितना विद्वानता है इनमें। कवि का तो हो सकता है शाम की हवा में किसी उड़ते हुए उल्लू को देखो या फिर कपास के पेड़ में तुम्हें उसकी बोली सुनाई दे। हो सकता है तुम किसी बालों को घास वाली जमीन पर मुट्ठी भर उबले चावल फेंकते देखते होगे, जो कि मैं ही रहूँगा। कवि कहते हैं वो कोई उल्लू नहीं है, वो तो मैं ही हूँ ना। कहते हैं देखोगे रूपसा दंगलों से पानी में नाव लिए जाते एक लड़के को, उड़ते फटे पाल की नाव
और कवि क्या कहते हैं, यहाँ भी इसको समझ लेते हैं हम कि नाव कहते हैं, या फिर कहाँ थे हम, लौटते रहेंगे रंगीन बादलों के बीच, सारस अंधेरे में होऊंगा मैं उनके बीचों में देखना। कवि कहते हैं, या फिर रूपसा नदी के मटमैले पानी में किसी लड़के को फटे उड़ते पालक की नाव तेजी से ले जाते देखा, या फिर रंगीन बादलों के मध्य उड़ते सारस को देखा, अंधेरों में उनके बीच ही होऊंगा तुम देखना मैं आऊँगा ज़रूर। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है।